हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश और वेलकम इस तीसरे लेक्चर में क्रैश कोर्स के। और एक बात जान लीजिए, आप 30 से 40 नंबर 50 नंबर आप बढ़ाने वाले हैं इस क्रैश कोर्स को, अगर आप पूरा देख लेते हैं तो। गारंटी देता हूँ बहुत सही रास्ते पे हो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है, चलिए मैं पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था, ये वीडियो नंबर 3 है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था और क्या बताया था। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था चार्ज को लेके, आवेश को लेके, क्यू को लेके मैंने आपको बताया था कि आवेश क्या होता है। तो मैंने क्यू के लिए आपको बताया था N/E होता है। क्यू मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू इलेक्ट्रॉन की संख्या। फिर मैंने आपको बताया था कि करंट क्या होता है, Q/T। करंट का मान क्या होता है, आवेश पर सेकंड, मतलब आवेश बाय समय। ठीक है, जिसकी वजह से मैंने आपको यूनिट भी बताई थी, कूलम पर सेकंड हो जाएगी, और कूलम पर सेकंड को ही एम्पियर बोलते हैं। अगर हम बात करें इस फॉर्मूले को, ऊपर से Ne का फॉर्मूला रखें तो Ne/T भी करंट की क्या हो जाएगी, फॉर्मूला बन जाएगा। मैंने कल आपको एक बात बोली थी और उसी बात से जुड़ा मैं 1-2 क्वेश्चन और ले आया हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। ठीक है, इतनी बात। देखो, मैंने आपको ये बताया था कि यदि, ये चीज आप वहां पर लिख लीजिएगा, यदि Q आपका, यदि जो Q है, आवेश है, वो समय का समीकरण दिया हो। क्या दिया हो, समय का समीकरण। समय का समीकरण किस तरीके से, जैसे आप ये क्वेश्चन देखिए, लखनऊ मेट्रो का क्वेश्चन है। इसमें आवेश क्या दिया हुआ है, Q = 10T। समय का समीकरण दिया है, तब करंट का फॉर्मूला बन जाता है dQ/dt। क्या बन जाता है, dQ/dt। मतलब आवेश का क्या कर दो आप, डिफरेंशिएशन। मुझे थोड़ा भी समीकरण, वो क्या कहते हैं, अवकलन या समकलन कहते हैं, कुछ इसे कहते हैं, मतलब इंग्लिश में मुझे कंफर्मेशन पता है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कर दो Q का, किसके रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। मैं आज जो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन फाइनल हो जाते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए थे, इस लेक्चर में मैं ये 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ। इस टॉपिक से इन 3 क्वेश्चन के अलावा क्वेश्चन नहीं बनेगा। और देखो, मैं आपको एक और बात बता दूं, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T, और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Ne/T। ठीक है, अब बड़े ही वही मैंने अलग अलग करके लिख दिया, और कोई नहीं, वो चीज जो मैंने यहाँ लिखी है वो यहाँ लिखी है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एक बात मैं आपको बड़े सिंपल बता दूं, जैसे वो छुपन छुपाई नहीं खेलते थे बचपन में, उसमें क्या होता था, 4 लोग मान लो खेल रहे हैं, तो एक छुप जाता था तो तीनों उसको ढूंढते थे। सॉरी, 3 छुप जाते थे, 3 छुप जाते थे, एक उसे ढूंढ रहा है। ठीक है, और ऐसे ही करके होता था ना, कभी कोई छुप जाता था तो बाकी के, कभी कोई 3 छुप जाते थे तो एक उसे ढूंढ रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि कभी वो Q दे रखेगा तो I पता, Q दे रखेगा, T दे रखेगा तो I पता करना है। ठीक है, कभी I दे रखेगा, N दे रखेगा, E दे रखेगा, T पता करना रहेगा। ये हमको नहीं पता होगा। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें आप में बस क्या हो रहा है, इस फॉर्मूले में आपने लुक्का छुपी खेलनी है। मतलब आपको कभी कभी ये 2 दे रखेंगे, एक चीज ढूंढनी है, कभी ये 3 दे रखेंगे तो एक चीज ढूंढनी होगी, कोई भी, बस यही चलता रहेगा। मैं आज इस क्वेश्चन से ये 3 क्वेश्चन कराऊंगा और फिर आपको जो है यहीं पे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला इस टॉपिक में, मैं इस बात की गारंटी आपको देता हूं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए। पिछले क्वेश्चन में, पिछले वीडियोस में मैंने यही सब बताया था। ठीक है, तो यहां मैं आज जो नई बात बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं, अगर समय का समीकरण दिया हो, आवेश कोई भी समय के साथ में इक्वेशन में दिया हो, मतलब समीकरण के तौर पर दिया हो आवेश को, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, dQ/dt। अब मैं बात करता हूं, यदि एक चालक से 60 सेकंड में 120 कूलम आवेश प्रचलित होता है, 60 सेकंड मतलब सेकंड में कोई चीज दी है तो समय ही होगा। कितना कूलम, 120 कूलम, 120 कूलम आवेश प्रचलित होता है। ठीक है, तो आवेश कितना है, 120 कूलम आवेश प्रचलित होता है, तो चालक में प्रवाहित धारा होगी। अब देखिए इसमें क्या पूछ लिया है, धारा पूछ ली है। मैंने आपको बताया था इसमें क्या क्या दिया है, बड़ा सिंपल है। देखो न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, जो चीज न्यूमेरिकल फिक्स आने वाले हैं ना पेपर में, भाई वो तो करके आने पड़ेंगे, कैसे भी कर लो आप।
ठीक है। अगर आप छोड़ोगे तो फिर आप बेटा पिछड़ जाओगे, औरों से पिछड़ जाओगे। वो ज़माने गए जब पहले बिना न्यूमेरिकल के थ्योरी के बेसिस पे ही सिलेक्शन हो जाया करते थे, आज वो ज़माना नहीं है। तो यहाँ क्या दे रखा है, Q दे रखा है, T दे रखा है और धारा निकालना है। बड़ा ही आसान बात हो जाती है। I = Q/T, ठीक है। Q है 120 और T है 60 सेकेंड। तो ये कितना बन जाता है, आप देखो सेकंड में है टाइम, तो बदलने की भी जरूरत नहीं है। तो कितना हो गया, सिंपल 2 एम्पियर इज द राइट आंसर। तीसरा ऑप्शन 2 एम्पियर राइट आंसर है। इसमें देखिए एक कंडक्टर से 18 एम्पियर करंट कितना है भाई, 18 एम्पियर की धारा आधे मिनट के लिए, ओहो टाइम किसमें दे रखा है, आधा मिनट। अब मैंने आपसे क्या कहा था, टाइम जब भी मिनट में दिया हो सेकंड में कन्वर्ट करना, तो चुपचाप से सेकंड में कन्वर्ट किया। तो हमने इसमें क्या हो गया, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो 30 सेकंड के लिए बहती है उतने समय में कंडक्टर के भीतर बहा कुल आवेश। इसका मतलब बहा कुल आवेश निकालना है। कभी आपको ऐसा हो कि क्वेश्चन से समझ में ना आए कि निकालना क्या है, तो ऑप्शन की यूनिट देख लिया करो। ये तरकीब बता रहा हूं आपको चीजों को समझने के लिए। ऑप्शन की यूनिट देख लो, ऑप्शन की यूनिट किसमें है, कूलम में। अरे मेरे भाई जब ऑप्शन कूलम में दिया है तो पूछा क्या होगा, चार्ज ही आवेश ही पूछा होगा। बड़ा सिंपल है। तो Q क्या होता है, IT। I कितना है 18 और ये कितना हो गया 30, तो ये कितना बैठा 540 कूलम। सी ऑप्शन, बड़ा ही आसान है। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ठीक है। किसी परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए जब उसमें प्रवेश करने वाला चार्ज कितना दिया है, 10T 10T, मतलब 10 कूलम नहीं दिया, खाली संख्या नहीं है, 10T मतलब जो आवेश है वो समय के समीकरण में है। तो 10T कूलम है जहां समय सेकंड में है। अब ये क्वेश्चन था लखनऊ मेट्रो का, ये क्वेश्चन लखनऊ मेट्रो का था। तो आपने इसका मतलब बड़ा ही सिंपल और साफ है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आ सकता है। ये एक लास्ट लेवल है जिसमें आपके क्वेश्चन को लेके पहुंच सकता है, इसीलिए मेरे को आज कराना जरूरी था, मैंने करवा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जब भी आपका समय का समीकरण दिया हो तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, dQ/dt। चलिए तो मैं इसको कर देता हूं। अब आप देखिए इस चीज को, यहां आवेश दिया है 10T, तो करंट क्या हो जाएगा, dQ/dt। तो यहां पर देखिए, अब इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। प्लीज डिफरेंशिएशन के कई वीडियोस होंगे यूट्यूब पर, किसी भी टीचर का देख लीजिए। बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन सीखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत लंबा चौड़ा सीखना है, एक शुरुआत का डिफरेंशिएशन सीखना है। जिसको नहीं आता हो वो कहीं पर भी बस डाल के देख लीजिए कि डिफरेंशिएशन बेसिक, बस आप 2-4 चीज सीख लेना, ज्यादा अंदर तक नहीं जाना। देखो पेपर में आता है इसीलिए बस बोल रहा हूँ, और कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, dQ/dt 10T। अब जब इस समय के साथ जब इसको करेंगे तो ये कितना आंसर आएगा, 10 एम्पियर। सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 10T का समीकरण कितना होता है, 10 ही होता है, तो आंसर आ जाएगा 10 एम्पियर। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब ये जो क्वेश्चन है इससे बाहर आएगा नहीं। आज शुरू करते हैं कि प्रतिरोध प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, शुरू करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, रेजिस्टेंस को हम लोग शुरू कर रहे हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, सबसे पहले कुछ बातों को समझ लेते हैं। एक बात जान लीजिए, रेजिस्टेंस को सबसे पहले आर से, कैपिटल आर से या स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अंतर समझ लीजिए, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं उन सारे रेजिस्टेंस को जो चालक के, कुचालक के, एक्सेट्रा होते हैं। मतलब जितने भी चीज़ के रेजिस्टेंस अगर हमें प्रदर्शित करने किसी भी पदार्थ के, किसी भी एलिमेंट के, तत्व के, तो हम कैपिटल आर से करेंगे। बट स्मॉल आर से हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध जो होता है ना, उसको हम, जैसे बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध हुआ, उसको हम स्मॉल आर से करते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट। तो ये एक छोटी सी बेसिक बात है जो आपने आनी चाहिए। बात करते हैं रजिस्टर और रेजिस्टेंस में क्या अंतर है। ये बहुत ज़्यादा क्लियर होना आपको ज़रूरी है। प्रतिरोधक और प्रतिरोध, देखिए ये जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोधक होता है, ये होता है तत्व, एलिमेंट, जो आप बाजार से खरीदते हो, मार्केट से खरीदते हो। आप मार्केट से रजिस्टर खरीदते हो, रेजिस्टेंस नहीं खरीदते हो। रेजिस्टेंस होता है गुण, मेरी बात समझिएगा, गुण या फिर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी इस तत्व के अंदर भरी हुई होती है। मतलब ये जो एलिमेंट है, ये जो तत्व है,
ये जो मार्केट से आप लाते हैं, इसके अंदर प्रतिरोध के गुण होते हैं। तो आप जो खरीदते हो वो प्रतिरोधक होता है और प्रतिरोध होता है गुण, प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, गुण होते हैं। तो आपको ये जो है, हम जो टॉपिक आज शुरू करने वाले हैं प्रतिरोध, ये गुण है। अब ये गुण है या अवगुण है, कुछ लोग अवगुण भी बात करते हैं, ये क्या है? देखिए, ये बात हम लोग समझते हुए आगे चलते हैं। अब आप एक चीज समझिए, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर वो छोड़ के चली गई नहीं, खैर, सब कुछ अच्छा चल रहा था, मतलब यहां से हमने लिया था चालक, ये मैंने किसी चालक को या तार को जूम करके पढ़ा। मान लीजिए कोई तार है, उसका इतना हिस्सा मैंने जूम कर दिया, तो अंदर क्या परमाणु और इलेक्ट्रॉन मैंने बताए थे आपको पिछले लेक्चरों में। मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन है, किसी भी तार को मैंने जूम करके पढ़ा तो उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। और फिर हमने बैटरी लगा दी, तो जब हमने बैटरी लगाई, मान लीजिए 10 वोल्ट लगाई, ठीक है, हम लोगों ने 10 वोल्ट बैटरी लगाई। तो अब आप एक चीज समझिए कि जब हमने यहाँ बैटरी लगाई तो ये बैटरी का प्लस और ये बैटरी का माइनस क्या होगा? ये बैटरी का जो प्लस है ये क्या करेगा? ये प्लस है और इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इधर खींचेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा तो करंट उसकी विपरीत दिशा में यहाँ पैदा होगा। अब समझिएगा मेन मैटर, अब क्या समझिएगा? हाँ, तो देखिएगा अब क्या होगा कि जब यहाँ करंट जाना शुरू हो जाएगा। अब जब यहाँ करंट जाना शुरू हो जाएगा, देखिए मान लीजिए आपने यहाँ 10 वोल्ट लगाया है, 10 वोल्ट लगाया तो इलेक्ट्रॉन खींचे चले आएंगे। आ जाओ भाई, एक बात होता है, जो चीज चलने वाली होती है खिंच के वही चली आएगी ना। अब आप दीवार को धक्का देंगे तो दीवार थोड़ी सरकेगी, तुम सरकोगे। ऐसे ही ये बैटरी का छोर फिक्स है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन सरकते हुए आएंगे, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो करंट यूं करके बहेगा, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, जब यहाँ पे 10 वोल्ट से मान लीजिए मैंने 100 वोल्ट लगा दिया, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 100 वोल्ट लगा दिया, तो जाहिर सी बात है पहले 10 वोल्ट लगाने से मान लो 10 इलेक्ट्रॉन आते थे, मान लो 10 वोल्ट लगाने से मान लो 10 इलेक्ट्रॉन आते थे 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में। तो 100 वोल्ट लगाने से कहीं ना कहीं 100 वोल्ट लगाने से 1 सेकंड में कितने आएंगे? 100 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कहीं ना कहीं 100 वोल्ट लगाने से 100 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कहीं ना कहीं 100 वोल्ट लगाने से 100 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि 100 वोल्ट क्या करेगा? 100 वोल्ट क्या करेगा? 100 वोल्ट का जो ये प्लस है ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, 100 वोल्ट का और तेज खींचेगा, क्योंकि ये 100 वोल्ट का, इसमें पावर ज्यादा है। ऐसे समझ लो ये बॉडी बिल्डर आदमी धक्का मार रहा है, इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींच रहा है, और यहाँ 10 वोल्ट का बॉडी बिल्डर है, वो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो 100 वोल्ट का ज्यादा पावरफुल होगा। तो क्या होगा जब ये इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, जब जैसे मान लो मैं इलेक्ट्रॉन हूं, इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे क्योंकि वो खींच रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? टकराएंगे आपस में। यहां पर परमाणु तो थे ही, एटम तो थे ही। भाई ये फ्री इलेक्ट्रॉन निकले कहां से हैं? आप भूलना मत, फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से निकले थे? एक एटम से ही तो निकले थे, एटम में से ही तो मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और एटम क्या करेंगे? टकराएंगे। तो इलेक्ट्रॉन और एटम जब टकराएंगे तो क्या होगा? अब आप खुद सोचिए, मेले में आप जा रहे हैं, मेले में एंट्री होती है, गेट होता है। जब मेले में एंट्री होती है, गेट होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा गेट पे क्या होता है? धक्का मुक्की होती है कि मैं पहले जाऊंगा करके। उससे क्या होता है, जहां 10 लोग गुजरने वाले थे 1 सेकंड में, वहां 7 लोग ही गुजरते हैं। क्यों? क्योंकि धक्का मुक्की में वो रह जाते हैं कम। इसका मतलब यह है कि जो 100 इलेक्ट्रॉन यहां पास होने वाले थे, अब वो 90 इलेक्ट्रॉन पास होंगे, क्योंकि अब क्या हो रहा है? टकराव हो रहा है, कोलिजन हो रहा है एटम और इलेक्ट्रॉन का। क्या हो रहा है? एटम एंड इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? एटम एंड फ्री इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो रहा है, टकराव हो रहा है। अब जब ये टकराव हो रहा है तो ये टकराव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी लाएगा। जो 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या लाएगा? 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या लाएगा? कमी लाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन संख्या कम हो जाएगी तो करंट का भी मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि करंट क्या होता था? Ne/T। अब आप खुद देख रहे हो यहाँ पे करंट कहीं ना कहीं किसके समानुपाती है? संख्या ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुई तो करंट भी कम हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या होगा? करंट का मान में कमी आ जाएगी
और जो ये करंट का मान में कमी आ रही है ना, ये हमको लग जाता है बुरा। और किसी भी चालक में जो ये टकराव वाले गुण हैं, ये जो टकराव कोलिजन वाले जो गुण हैं या अवगुण हैं, ये जो गुण हैं या अवगुण हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा टकराव बढ़ता है, अगर टकराव बढ़ा तो फिर क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, या फिर ये कह लो करंट की मात्रा कम हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, किसी भी तार में, ये तार समझ लो, इसके अंदर जितने टकराव ज्यादा होंगे करंट उतना कम फ्लो करने की माध्यता रखता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो ये होता है हमारा रेजिस्टेंस गुण, और ये रेजिस्टेंस भरा होता है रेजिस्टेंस में, आर से प्रदर्शित करते हैं। अब आप खुद एक चीज सोचिए, ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस गुण या अवगुण होता है, क्या होता है, ये देखने की बात है। ऐसे समझिए कि कभी भी आप सोचिएगा कि जैसे कोई नेता है, ठीक है, कोई नेता है, मान लीजिए अगर किसी बंदे की आदत है बहुत झूठ बोलने की, घुमाने की, तो वो बहुत अच्छा काम करेगा नेतागिरी की फील्ड में, है कि नहीं? पर हो सकता है बाकी फील्ड में वो बेकार कहा जाए। ऐसे ही कोई अच्छा गाता है तो वो गायक की फील्ड में अच्छा काम करेगा, हो सकता है बाकी फील्डों में उसको इतना नहीं सराहा जाए, पढ़ाई की फील्ड में हो सकता है उसे नहीं सराहा जाए। ऐसे ही ये भी गुण या अवगुण होते हैं यूज के ऊपर, कहाँ यूज किया जाता है। अगर कोई अच्छा गाता है, उसको कहा जाए पढ़ाई कर ले, तो वो अवगुण हो गया उसका गाना। अब वो यूँ कहेंगे कि तू गाना गाता है तो क्या करें हम, ये तो अवगुण है तेरा, हमें नहीं मालूम, तू पढ़ाई कर। कोई अगर गुण है, यूज कहाँ कर रहे हैं डिपेंड वो करता है किसी चीज का, गुण या अवगुण। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात को, अब आप ऐसे समझिए कि अगर एलईडी है, एलईडी में कहीं ना कहीं आप ऐसे समझिए कि अगर आप कोई एलईडी और बैटरी लें, एलईडी को डायरेक्ट बैटरी से जोड़ देंगे तो एलईडी फूक जाती है। तो उसमें क्या हुआ, क्यों फूक जाती है? क्योंकि वहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं है। तो हम वहाँ पर एक प्रतिरोध लगा के जोड़ते हैं ताकि वो एलईडी फूके ना। तो अब वहाँ पे प्रतिरोध किसका काम कर रहा है? गुण का, क्योंकि उसने क्या किया, एलईडी को बचा लिया। जो छोटी एलईडी आती है मार्केट में आती है, ठीक है। खैर ये लंबी कहानियां हैं, कुल मिला के प्रतिरोध की डेफिनेशन आप लोग समझिए। प्रतिरोध किसी भी चालक का वह गुण है, मैं इस बात को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। प्रतिरोध किसी भी चालक का वह गुण है जो वहां पर बहने वाली धारा की मात्रा में कमी करता है। किसी भी चालक है किसी भी चालक का वह गुण है जो वहां पर बह रहे धारा की मात्रा को कम करता है। कैसे? टकराव द्वारा। किसके टकराव के द्वारा? ये बात बेटा पेपर में पूछ ली गई थी, एटम और फ्री इलेक्ट्रॉन के टकराव के द्वारा। तो इन द इंग्लिश यू विल सी रेजिस्टेंस इज अ ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइडेड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या है? ये रुकावट है इलेक्ट्रॉन के बहाव को। इट इज अ ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइडेड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच द वैल्यू ऑफ करंट गेट्स डिक्रीज। क्लियर है इतनी बात? तो ये रुकावट है। अब बात करते हैं कि ये जो प्रतिरोध है ये किन बातों पे निर्भर करता है। अब देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है ये कहीं ना कहीं हमें पता चल जाए किन बातों पे निर्भर करता है। तो हम क्या करेंगे, हम तो खुद चाहते हैं कि ये टकराव हो ही ना इलेक्ट्रॉन और एटम का। अगर टकराव नहीं होगा, समझ लीजिए टकराव कोलिजन, जितना ज़्यादा कोलिजन उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, और जितना ज़्यादा रुकावट उतना कम करंट। आप ऐसे समझ लीजिए टकराव है किसी भी मेले में। अगर आपको आगे आप देखो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मान लो गेट में एंट्री चाहिए, तो गेट में एंट्री ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तभी तो मिलेगी मेले में, तब जब टकराव कैसा हो, गेट पे कम से कम हो। अब मान लो टकरा ही रहे हैं तो गेट से कितने लोग निकल जाएंगे? ज़्यादा नहीं निकलेंगे। सेम ऐसी अगर कोलिजन, टकराव, देखो ये बहुत बढ़िया चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ टकराव अगर कम है तो रेजिस्टेंस भी कम है। रेजिस्टेंस माने टकराव, टकराव माने रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस माने टकराव, टकराव माने रेजिस्टेंस। ठीक है, तो करंट की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा पास हुआ करेंगे 1 सेकेंड में किसी चालक से। ठीक है, तो आप देखिए करंट 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, 3 पैरामीटर, 3 मापदंड पर निर्भर करता है। रेजिस्टेंस 3 मापदंड पर निर्भर करता है,
मैं एक बात बता देता हूँ, आप खुद सोचो, हम तो हमेशा चाहेंगे ना कि करंट ज़्यादा से ज़्यादा बहे, और करंट ज़्यादा कब बहेगा? जब रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम कब होगा? जब कोलिजन कम होगा। तो हमको ये बात पता होनी चाहिए ना कि प्रतिरोध किस पर निर्भर कर रहा है, फिर हम वहाँ से चीज़ों में सुधार ले आएंगे, अपना करंट बढ़ जाएगा। तो 3 चीज़ों पर निर्भर करता है प्रतिरोध। समानुपाती होता है लेंथ के, चालक की लंबाई के, चालक की लंबाई के। व्युत्क्रमानुपाती होता है कटाक्ष क्षेत्रफल के, कटाक्ष क्षेत्रफल के, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसे बोलते हैं हम लोग, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसे बोलते हैं हम लोग। और फिर ये जब हम इन दोनों को, समझिएगा बात को, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जब हम इन दोनों को मिला के लिखते हैं, मैं आपको यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती को लेके मैंने वीडियो बनाया है। जिसका बेसिक कमज़ोर हो भैया जाके प्लीज़ उस वीडियो को देख लो एक बार। उसमें समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती के बारे में मैंने अच्छे से बताया, और वो आपको आना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैं आपको वहाँ लिंक डाला हुआ हूँ, आप प्लीज़ जाके उसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो समानुपाती में क्या होता है, जब हम समानुपाती हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? एक नियतांक। तो यहाँ पर एक नियतांक क्या लगा? रो, जिसको बोलते हैं क्या? रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं रो को? या फिर रो को क्या बोल देते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। और क्या बोल देते हैं रो को? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। तो कुल मिला के तीसरा मापदंड क्या हो गया? जो कि हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। सीधा सा यहाँ से है, देखिए मैं बहुत ज़्यादा अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मैं, अगर आप चाहो जिसको बहुत डिटेल में देखना हो तो मेरे प्लेलिस्ट में बेसिक इलेक्ट्रिकल का लेक्चर है, वो उसमें मैंने डिटेल में एक चीज़ बताई है। तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। समानुपाती में क्या होता है? जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे जैसे कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ेगा, कटाक्ष क्षेत्रफल माने हो गया मोटाई तार की, तो रेजिस्टेंस गिरेगा। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट। और ये है विशिष्ट प्रतिरोध, ये एक नियतांक होता है। क्या होता है मेरे भाई? एक नियतांक होता है विशिष्ट प्रतिरोध। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक नियतांक होता है, मतलब नियतांक माने कांस्टेंट, जिसका मान बदला ना जा सके। और ये हर पदार्थ का अपना अलग अलग होता है। याद रखिए, ये हर पदार्थ का अलग होता है। मतलब एल्यूमिनियम का कंडक्टिविटी में अभी लिखवाऊंगा आप लोगों को बाद में, एल्यूमिनियम की अपनी अलग होगी, कॉपर की अपनी अलग होगी, और वो फिक्स रहेगी। याद रखिए, यहाँ से 2 बातें पूछ लेता है बेटा, इसमें कभी कंफ्यूज मत करना। रेजिस्टेंस तो इन 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, पर ये 2 बातों पर निर्भर करता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 2 बातों पर निर्भर करता है। एक, नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब तार किसका बना है या चालक किसका बना है। नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ का गुण किसका बना है, प्रकृति, मतलब किसकी पदार्थ कैसे बना है। और तापमान, मतलब क्या है कि आपका जो एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, आपका जो एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स रहेगा। चाहे आप आधा किलो एल्यूमिनियम ले लो, 1 किलो ले लो, 10 किलोमीटर ले लो, 20 किलोमीटर ले लो या 1 ग्राम ले लो, मतलब एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा, फिक्स रहेगा। कॉपर का अपना फिक्स रहेगा, चाहे छोटा कॉपर ले लो चाहे बड़ा ले लो। क्यों? क्योंकि पदार्थ का जो प्रकृति है वो थोड़ी बदली है। कॉपर तो कॉपर ही रहा, चाहे छोटा चाहे बड़ा। और दूसरा तापमान, तापमान बढ़ेगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। कभी गलती मत करना, ये कभी लंबाई, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कभी लंबाई पर डिपेंड नहीं करता, कटाक्ष क्षेत्रफल पे नहीं करता। ये इन 2 बातों पर निर्भर करता है। इसी बात का क्रैश कोर्स है, इसी बात का जो है आपको रिवाइज करना है। और ये आपका रेजिस्टेंस है, ये 3 बातों पर निर्भर कर गया। बात कितनी सिंपल है, ठीक है भाई, कंफ्यूज नहीं होना। ये रेजिस्टेंस
अब आपसे पूछे कि रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, इसकी कहानी भैया बाद में बात करेंगे, अभी नहीं तो कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी आपको। आप इतना जानिए कि रेजिस्टेंस 3 मापदंड पर डिपेंड करता है, चालक की लंबाई, कटाक्ष क्षेत्रफल और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये दूसरी बात है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 2 बातों पर निर्भर करता है, प्रकृति और तापमान पे। इतना पॉइंट क्लियर है। एक और बात मैं यहाँ पर कह दूं तुम्हें, बोलो, या चुप रहूं। देखिए कह देता हूं, ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इसका मात्रक पेपर में पूछता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हुआ, यहां से कैंची चलाइए, RA/L। तो R की यूनिट कितनी है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट है, मात्रक है, ओम होता है, मतलब ओम होता है। अगर कोई चीज 5 ओम की है और 10 ओम की है, इसका मतलब 10 ओम में ज्यादा टकराव है, मात्रक है ओम, और 5 ओम में कम टकराव है। तो हमें कोई चीज ज्यादा या कम हमेशा मात्रक से पता चलती है। तो रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होता है मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया तो यूनिट क्या बन गई, ओम मीटर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या बन गई, ओम मीटर। एक और बात, जरूरी थोड़ी है एरिया वो हमेशा मीटर में ले, किसी ने एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में लेता है और लंबाई भी सेंटीमीटर में लेता है, तो तब क्या यूनिट हो जाएगी, ओम सेंटीमीटर। तो मतलब या तो पेपर में आपको ओम मीटर मिलेगा या ओम सेंटीमीटर मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा, घबराना मत भैया, नहीं मिलेगा। और दोनों मिलेगा तो बोथ मिलेगा, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये यूनिट आपको याद होनी चाहिए। अब ये जो प्रतिरोध है, तो यहां से ये एक फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिससे आते हैं क्या, न्यूमेरिकल, जिससे मेरे भाई क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट। तो ये जो न्यूमेरिकल आते हैं आपको इस फॉर्मूले से, देखिए इस फॉर्मूले से जो जुड़ा न्यूमेरिकल आता है, मैं आपको ये बता देता हूं। इस न्यूमेरिकल को लेके वैसे तो मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल की वो वीडियो डाल दूंगा आप लोगों को। और मैं आपको इस वीडियो में क्या करवा दूंगा, एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवा दूंगा, जो जिसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट जिसको डिटेल में करना हो, वो तापमान, वो रेजिस्टेंस से जुड़े हुए जो न्यूमेरिकल है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप प्लीज़ 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 उसे ज़रूर देख लीजिएगा। देख लेंगे। मैंने 6 टाइप के सवाल करवाए हैं उसमें। कितने टाइप के सवाल करवाए हैं, 6 टाइप के सवाल करवाए हैं मैंने इसमें, 6 टाइप के सवाल। तो जब मैंने 6 टाइप के जो सवाल करवाए हैं ना, तो उन 6 टाइप से बाहर तो किसी पेपर में नहीं आ सकता, चाहे JEE किसी के भी पेपर में चले जाना, ठीक है। बट मैं आपको क्रैश कोर्स में एक इंपॉर्टेंट सवाल जरूर करवाता चलूंगा। क्लियर इतना पॉइंट, मैं इसको मिटा दूँ। देखिए कंसेप्ट क्या है, सवाल क्या आता है, R=ρ L/A है। मान लीजिए कोई तार है जिसकी लंबाई L1 है और कटाक्ष क्षेत्रफल A1 है। कटाक्ष क्षेत्रफल और क्षेत्रफल में अंतर बता देता हूँ। आई एम टेलिंग यू द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया। ये तार है, अगर हम खाली इसके एरिया की बात करेंगे तो ये एक सिलेंडर दिखाई देता है आप लोगों को, देखो सिलेंडर जैसा दिखाई दे रहा है, लंबा सिलेंडर। तो हम जब एरिया की बात करते हैं तो सिलेंडर की बात करेंगे, पर जब हम कटाक्ष क्षेत्रफल की बात करते हैं तो आप तार को ऐसे देखिए, और जब काट के सामने से देखोगे तार को तो ये कैसा दिखाई देगा, सर्कल, गोला दिखाई देगा। मतलब किसी चीज़ को काट के फिर देखना, किसी चीज़ को काट के फिर देखना, इसे कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर मान लीजिए कोई तार की लंबाई L1 है, एरिया A1 है, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस भी R1 होगा। अगर मैंने इस तार को खींचा या दबाया, जो भी किया, ये न्यूमेरिकल बनते हैं यहाँ से, तो जाहिर सी बात है तार में की लंबाई में अंतर आएगा, वो बढ़ेगी घटेगी, डिपेंड करता है खींचा या दबाया। लंबाई L2 हो जाएगी, हमें नहीं मालूम कम होगी या ज़्यादा होगी। भाई जब किसी चीज़ को खींचेंगे तो उसका कटाक्ष क्षेत्रफल में भी बदलाव आएगा। अब तुम देखो, तो मैं खींच दूँ, लंबा कर दूँ, तो तुम्हारे एरिया में सुखड़ जाओगे, नहीं सुखड़ जाओगे, सेम ऐसी एरिया में बदलाव आएगा। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पर L2 हो गया, A2 हो गया, तो ये रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, R2। देखिए रो नहीं बदलेगा यहाँ पे, मैं आपको साफ बोल दूं। मान लो ये कोई कॉपर का तार है, तो खींचने के बाद भी तो कॉपर का ही रहेगा, तो इसका मतलब रो तो सेम रहेगा। यहाँ पे हमेशा याद रखना, खींचने दबाने का रो सेम रहता है। ये पहला
इक्वेशन मान लो, ये दूसरा मान लो, दूसरी इक्वेशन को डिवाइड करो पहली इक्वेशन से। भाई सिंपल गणित है, कोई बहुत ज़्यादा भारी गणित नहीं लगा दी। तो ये क्या आएगा, R2/R1 L2/L1 A1/A2। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन मैं आपको ले लेता हूं, तार खिंचाई पे क्वेश्चन आता है। यदि किसी तार की लंबाई, यदि किसी चालक में, चालक का प्रतिरोध R ओम है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। यदि मान लो किसी चालक का L मीटर है और R प्रतिरोध है, ठीक है, मान लेता हूँ मैं ये L1 मान लेता हूँ, इसे R1 मान लेता हूँ। अब जब इसको खींच के इसकी लंबाई दुगनी कर दी है, इसका मतलब जो नई लंबाई है वो पुरानी की दुगनी है। मतलब जो पुरानी L1 थी उसको 2 गुना कर दो। उसने, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है। तो वो पूछ रहा है नया रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो इसमें एरिया का कोई जिक्र किया नहीं है इसने। इसका आप एरिया A मान लो A1 और इसका एरिया A2 मान लो। आप A2 क्यों मानोगे, क्योंकि भाई तार को खींचा है। अब आप बड़ी सिंपल सी बात समझिएगा, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है 2 लीटर की मान लो, जब हम उसको खींचेंगे तब भी याद रखना उसमें 2 लीटर ही कोल्ड ड्रिंक बनेगी या पानी बनेगा, जो भी डालो आप। ये तो बात से सहमत हो आप मेरी। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ को खींचने पे क्या चीज़ समान रहती है, आयतन, पर उसके एरिया में बदलाव तो आता है। अगर आप खुद सोचो, आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को वो खींचोगे तो उसका वो पिचक जाएगी, पर हो लंबी जाएगी, मतलब लंबाई बढ़ जाएगी, एरिया पिचक जाएगा। तो एरिया और लंबाई तो बढ़ जाएगी, घट जाएगी, पर क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम, आयतन। मतलब उसमें आने वाला 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक तब भी है और बाद में भी। तो याद रखिए पहले और बाद में क्या चीज़ सही है, पहले और बाद में क्या कॉमन रहने वाला है, आयतन, वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है, A1L1 = A2L2, एरिया इंटू लंबाई तो आयतन होता है। मतलब दोनों केसेस में खींचने या दबाने पर रहने क्या सेम वाला है, आयतन। तो मान लो इसका एरिया पहले A1 था, लंबाई L1 थी, बाद में एरिया कुछ ना कुछ बदला होगा A2, पर लंबाई क्या आ गई, लंबाई कितनी दी है, 2L1। L1 से L1 कैंसिल, तो A1 किसके बराबर हो गया, A1 हो गया 2L1 के बराबर। अब हमारे पास सीधा सिंपल फॉर्मूला है R2/R1 L2/L1 और A1/A2। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि L2 क्या है, L2 का मान क्या है, वहाँ पे देखो 2L1, L1 का मान L1 और A1 का मान A1, A2 का मान 2L1। सॉरी ये A1 A2 आएगा यार, यहाँ पे A2 आएगा ना, L1 से L1 कट गया तो A2 आएगा, हाँ A2 आएगा। तो A1 का मान कितना है, यहाँ थोड़ा सा देखो, A1 का मान कितना है 2A2 और A2 का मान कितना है A2। तो A2 से A2 गया, L1 से L1 गया, तो R2 कितना हो गया, 2 × 2 4 R1। मतलब अगर कोई पुराना रेजिस्टेंस का मान R1 है तो नया प्रतिरोध कितना आया, पुराने वाले के 4 गुना। क्लियर है इतनी बात। तो इस तरीके से ये सवाल किए जाते हैं। वैसे शॉर्टकट अगर मैं बता दूंगा आपको, जब भी तार को खींचा जाए, खाली खींचा जाए, उसमें फिर त्रिज्या या किसी और चीज़ की बात नहीं की जाए, तो शॉर्टकट होता है, जो नया प्रतिरोध होता है ना, वो n² R1 हो जाता है, जिसमें n क्या होता है, कितने गुना खींचा गया है। अगर दुगना खींचा गया है तो n को 2 डालो तो R1 हो जाएगा, तो इसे 4 R1, ऐसे करके आंसर ये शॉर्टकट में आ जाता है। बट याद रखना ये शॉर्टकट केवल कब है, जब तार को केवल और केवल खींचा जाए और कुछ नहीं किया जाए। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जिसको ये डिटेल में करना हो टॉपिक, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। मैंने 6 टाइप के सवाल कराए हैं, उन 6 से बाहर कभी नहीं आने वाला। आपके पास टाइम जरूर, और मैं बता रहा हूँ तुम्हें, उस वीडियो के अलावा तुम्हें कहीं से करने की जरूरत नहीं है वो न्यूमेरिकल, उसके बाहर तो कभी जिंदगी में नहीं आ सकता, जिंदगी में नहीं आ सकता किसी भी पेपर में, गारंटी दे सकता हूँ तुम्हें। ठीक है, इतनी बात, 2-3 क्वेश्चन कराएं हर टाइप से, उसके बाहर आएगा नहीं। क्लियर है। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बताइए कैसा लग रहा है सारा लेक्चर आपको।
और क्या है, ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में कि आपके इस क्रैश कोर्स से 30 से 40-50 नंबर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल, और पूरा लेक्चर आप देखा करिए। मिलते हैं इसी जोश के साथ। हैव अ नाइस डे। ओके, बाय।